Hello students, today in this video we will discuss about Article 3. इस आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या पावर्स हैं इस आर्टिकल्स के अंदर, एक पार्लियामेंट इस आर्टिकल के थ्रू क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिकल 3 जो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बताता है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी नई स्टेट को बना सकता है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को डिवाइड भी कर सकता है, किन्हीं दो स्टेट्स को मर्ज भी कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है या किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, चेंज ला सकता है, नाम बदल सकता है, जो जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में दी हुई हैं। पार्लियामेंट may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or a part of states by uniting any territory. इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये है। डिमिनिश भी कर सकता है एरिया को, घटा भी सकता है, मतलब ऑल्टर कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज किसी भी स्टेट की, उसका नाम भी चेंज कर सकता है। लेकिन ये जो बिल पास किया जाएगा या पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, इसके लिए जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ये पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका पॉइंट है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कंसल्टेशन के लिए स्टेट असेंबली भी वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या हैं। देखिए आपने पढ़ लिया कि नई स्टेट बना सकता है, ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज, ऑल्टरेशन ऑफ द नेम, एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है? बिल जो है इनिशिएट कहाँ होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल है वो बहुत ज़रूरी है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी डिसीजन होगा दैट इज़ नॉट बाइंडिंग टू द पार्लियामेंट, मतलब उसे ज़रूरी नहीं है कि मानेंगे ही वो लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मानना या ना मानना वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। दैट इज़ नॉट बाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट उस जो स्टेट ने व्यूज़ दिए हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकता है, जैसा कि मनी बिल में भी होता है। पार्लियामेंट के पास में ये पावर्स आ गई, वो नई स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, स्टेट्स को रीनेम कर सकते हैं। पहले बिल प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के बाद में ही इंट्रोड्यूस होगा, स्टेट लेजिस्लेचर कंसल्ट की जाएंगी, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया जाएगा। था क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये टाइम फ्रेम वाला जो क्लॉज था इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा जो अमेंडमेंट हुआ 1955 में, उसके बाद में ये चीज़ आई थी कि प्रेसिडेंट एक टाइम फ्रेम के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास में ये बिल भेजेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर को उस टाइम फ्रेम के अंदर अपना डिसीजन या अपने व्यूज़ देने होंगे। अदरवाइज उसके बाद उस टाइम फ्रेम के बाद में अगर वो व्यूज़ आएंगे तो वो माने नहीं जाएंगे। तो पार्लियामेंट बिल को पास करेगा एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। कंडीशंस इसकी ये है, प्रेसिडेंट रेफर करेगा बिल को कंसर्न स्टेट असेंबली में और उनकी जो ओपिनियन होगी दैट इज़ ओनली एडवाइजरी, नॉट बाइंडिंग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट मानेगा ही मानेगा। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब ये जो नाम चेंज हुआ है या वो एरिया चेंज हुआ है इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। स्टेट्स कैन नॉट वीटो देयर पावर, मतलब उनका जो डिसीजन या व्यू जो भी है उसके रिगार्डिंगली वो चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के जो व्यूज़ हैं उन्हें मानने ही पड़ेंगे। इट इज दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी एज वेल। तो जो पांचवा अमेंडमेंट हुआ 1955 में उसके अकॉर्डिंगली ये बिल पास किया गया था। टाइम फ्रेम वाला जो क्लॉज है वो इससे आया था और उस टाइम में प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ओरिजिनली आर्टिकल 3 डिड नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनली ये चीज़ नहीं थी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। नाउ अब जो अमेंडेड आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंगली जो बिल है
वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए स्टेट असेंबली में भेजा जाएगा टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अगर वो उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं करते तो बिल में बी पास्ड बाय पार्लियामेंट। टाइम लिमिट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी ये कोई ऑलरेडी मेंशन नहीं है कि टाइम फ्रेम यही होगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो ही डिसाइड करेंगे कि टाइम पीरियड कितना लिया जाएगा। जब तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश की स्टेट असेंबली के अंदर बिल पास किया गया तो इसमें प्रेसिडेंट ने 14 दिन का टाइम फ्रेम दिया था। दूसरा, जब आंध्र प्रदेश की स्टेट असेंबली के अंदर बिल पास किया गया, बिल भेजा गया था डिस्कशन के लिए, तो जो एमएलएस थे दे अपोज द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, बट वो ओपिनियन जो थी दैट वाज ओनली एडवाइजरी, बाइंडिंग नहीं थी पार्लियामेंट के ऊपर। एज अ रिजल्ट हुआ क्या बाद में कि तेलंगाना पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश के डिवीजन का जो बिल था वो पास हो गया एंड तेलंगाना वाज क्रिएटेड। सो जो ये प्रोसीजर होगा इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अमेंडमेंट नहीं है। टाइम फ्रेम की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है उसी की बात होगी। स्टेट की जो ओपिनियन है दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, यहाँ मैंने वही बताया है जो मैंने अभी बोला था कि आंध्र प्रदेश असेंबली को प्रेसिडेंट ने 42 डेज का टाइम दिया था रिस्पॉन्ड करने का। इवन दो द असेंबली अपोज द बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीडेड। तो जो स्टेट असेंबली की जो भी डिसीजन है दे आर नॉट बाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। अब इस आर्टिकल के थ्रू आप क्या चीज़ नहीं कर सकते, तो अगर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को ऑर्डर कर सकते हैं, किन्हीं भी स्टेट्स को मर्ज भी कर सकते हैं, उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में आ जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि टाइम लिमिट वाला जो क्लॉज है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। तो एक तो गया टाइम लिमिट। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। और ये टाइम लिमिट का जो क्लॉज है ये डाला गया 5वें अमेंडमेंट 1955 के थ्रू, जब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप यू हैड लाइक दिस। Thanks for watching. Have a nice day.